आप सबका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का। अब अगर ये बात करें कि इतिहास का अध्ययन क्यों करेंगे, तो इसका जितना प्रयोग आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में है उतना ही उपयोग आपके जीवन की बेहतरी के लिए भी। इतिहास की जो परिपाटी या परंपरा चलती है, लोग इसको समझते हैं कि तिथियों का अंबार है, तो इतिहास तिथियों का अंबार नहीं। कुछ लोग कह देते कि इतिहास कहानी है, इतिहास कोई कहानी नहीं। कुछ लोग कहते हैं इतिहास कथा है, कथा नहीं। इतिहास कथा नहीं, कथाओं का संग्रह है। उन कथाओं के संग्रह में आपके जीवन के अतीत की बहुत सारी घटनाएं जुड़ी होती हैं कि आपका वर्तमान समय में किसी तरीके का इहलौकिक पारलौकिक, नैतिक अनैतिक, भौतिक नैतिक, किसी प्रकार का जो आपका आज का जीवन है या आपकी आज की जो दुनिया है, आज का आपका समाज है, आज का आपका देश है, आज का आपका खान पान रहन सहन है, आज की आपकी गतिविधियां हैं, आज के आपके भौतिक संसाधन हैं, उन सब के पीछे अगर देखेंगे तो उनका एक लंबा इतिहास है, अतीत है। और उस अतीत को जानने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास अपने अतीत को खोजने या जानने का रास्ता है इतिहास। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास नहीं रच सकते। तो आपको अगर अपना इतिहास रचना है तो आपको अपने वास्तविक इतिहास से वाकिफ होना पड़ेगा। उसको जाने बिना आपके जीवन की बेहतरी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ये हम बात करें कि इतिहास क्या है, तो जैसा कि इसके शब्दों में लिखा जाता है इतिहास क्या है, तो इतिहास क्या है इस संबंध में अगर देखें तो अपने अपने तरीके की धारणाएं हैं, लेकिन इसके शब्दशः अर्थ पर जाएंगे तो बात करेंगे। इतिहास पर अगर हम लोग बात करें, इतिहास के अगर अर्थ की बात करें, पहले इतिहास क्या है। अगर ये बात करें कि इतिहास क्या है, तो इतिहास क्या है अगर इस पर चर्चा करें तो इसके कई सारे अर्थ मिल जाएंगे। जैसे कुछ विद्वजनों का मानना है कि इति धन, हा धन, आस शब्द से मिल करके यह शब्द बना है और इसका तात्पर्य होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरे विचार से यह अर्थ सटीक नहीं बैठता है कि इतिहास के लिए ये अर्थ इसका होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा जो इतिहास आप देखते हैं, उस इतिहास को दिखाने वाले इतिहासकार क्या करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते रहते हैं। क्योंकि उनका अपना एक विचार हो सकता है और वो विचार किसी न किसी आग्रह से ग्रसित हो सकता है। उनका आग्रह हो सकता है जातिगत रूप से ग्रसित हो सकता है धार्मिक रूप से ग्रसित हो सकता है देश काल परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है गोरे काले के विभेद रंग भेद से उनका इतिहास प्रभावित हो सकता है अंग्रेज और हिंदुस्तानी के विचार से उनका आग्रह ग्रसित हो, या फिर हो सकता है महिला और पुरुष के आग्रह से ग्रसित हो, या फिर उनका हो सकता है उनके समाज और दूसरे के समाज के आग्रह से ग्रसित हो। तो इतिहास जो पेश किया जाता है उसके पीछे इतिहासकार का एक बड़ा दृष्टिकोण होता है। और इतिहासकार का दृष्टिकोण जब तक किसी आग्रह से इतर नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा, तब तक शुद्ध रूप से इतिहास क्या है इसको नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर देखेंगे तो अब तक बहुत सारे इतिहासकारों ने, जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार जो लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के व्यक्ति अज्ञानी हैं, हिंदुस्तान में कल्चर का प्रभाव नहीं है, हिंदुस्तान के लोग वैज्ञानिक तरीके की सोच नहीं रखते, हिंदुस्तान के लोग इथिकल नहीं है, हिंदुस्तान के लोग सभ्य नहीं। तो ये उनके आग्रह को दिखाता है कि ऐसी बातें करते। और राष्ट्रवादी इतिहासकारों को देखेंगे तो उनके पीछे भी एक आग्रह चलता है, मार्क्सवादी इतिहासकारों को देखेंगे तो उनके पीछे भी एक आग्रह चलता है। तो इतिहासकार वही सबसे बेहतर हो सकता है, उसी का इतिहास लिखा हुआ सबसे बेहतर माना जा सकता है जो इतिहास को क्या करे,
इतिहास को किसी भी प्रकार के आग्रह से तटस्थ होकर के लिखें। अगर तटस्थ होकर के इतिहास लिखा जाए, पुस्तक लिखी जाए, तो उसका तादम्य या उसकी उपयोगिता दुनिया में सबसे अधिक हो सकती। तो इतिहास का ये जो अर्थ है, ये अर्थ उतना उचित मुझे प्रतीत नहीं होता। दूसरे अर्थ में बात करें तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है हिस्टोरी, हिस्ट्री। अब ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, और इसका जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है खोजना या जानना या अनुसंधान। अनुसंधान यह शब्द इसके मूल शब्द को इंगित करता है, क्योंकि जो ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, इस शब्द से हिस्ट्री शब्द निकला हुआ है। इसलिए इस शब्द की महत्ता यह हो सकती खोज या अनुसंधान, और यह मीनिंग इसके निकटतम बैठता है। फिर अगर और आगे चल करके सब बात करें कि यह शब्द कैसे आया, तो एक देखेंगे ग्रीक लेखक है, ग्रीक लेखक है, और उस ग्रीक लेखक का नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस। और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम से इसने क्या किया, पुस्तक लिखी, और इस ग्रीक लेखक की पुस्तक के आधार पर ही हिस्ट्री का जनक या इतिहास का जनक या पितामह, जनक या पिता किसे माना जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इसका पिता माना जाता है। इतिहास का हिंदी में अगर इसका अर्थ हिंदी में अगर बात करें तो इसका अर्थ हिंदी में इतिहास कहा जाता है। अब इसके ये तो शाब्दिक अर्थ की बात हो गई कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो एक तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ये बताया जाता है इति धनादन आस, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, ये कुछ लोगों कुछ विद्वजनों का मानना है। यह शब्द मूलतः जो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है स्टोरी, यह शब्द अंग्रेजी का ग्रीक भाषा से आया हुआ है, और ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, और हिस्टोरिया से बनने के कारण हिस्टोरिया का ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है खोजना, जानना या अनुसंधान करना या अन्वेषण करना, खोज या अनुसंधान होता है। तो यहां पर अनुसंधान शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे कि हिस्ट्री का तात्पर्य, हिस्टोरिका का तात्पर्य, हिस्टोरिया का तात्पर्य क्या होता है, तो अनुसंधान या खोज शब्द से बना है। और ये ग्रीक भाषा का जो शब्द प्रयोग हुआ है, ग्रीक लेखक हुए हैं, और उनका नाम क्या है, हेरोडोटस, और हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। तो आपसे कभी कभी क्या अधिकांशता पूछ लिया जाता है हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोटस की। और दूसरा प्रश्न बन जाता है कि हिस्ट्री का जनक या इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो आप बता सकते हैं इसका जनक किसको माना जाता है, हेरोडोटस। और इस पे अगर ये पुस्तक इस भाषा में न रहे तो इतिहास पुस्तक किसकी है, यह अगर पूछ लिया जाए तब भी ये बता देंगे कि हेरोडोटस की पुस्तक। फिर और अगर बात करें इस हिस्ट्री शब्द का हिंदी में अर्थ क्या लिया जाता है, तो हिंदी में अर्थ लिया जाता है इतिहास। क्या अर्थ लिया जाता है, इतिहास। तो ये हो गई इसके शाब्दिक अर्थ की बात। अब अगर इसके शुद्ध मीनिंग की बात करें कि इतिहास का तात्पर्य क्या है, तो इतिहास एक तरीके की देखा जाए, इतिहास क्या है, इसका मेरे अनुसार जवाब हो सकता है इतिहास एक तरीके की यात्रा है। क्या है, इतिहास एक प्रकार की यात्रा है। कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, तो मेरा उत्तर होगा कि इतिहास क्या है, ये एक प्रकार की यात्रा है। और यात्रा अगर ये पूछे कि यात्रा कैसी है, किसकी यात्रा है, ये अगर कोई पूछे, ये इस तरीके की क्या है, एक
यात्रा है। ये इतिहास एक प्रकार की यात्रा है और ये यात्रा अतीत से वर्तमान की क्या है, वर्तमान की यात्रा है। अब इसको हम आपको समझा देते हैं कि क्या, क्यों हमने कहा कि इतिहास क्या है। तो हमने कहा एक प्रकार की यात्रा है। और यात्रा कैसी है, तो यात्रा इस तरीके से उतार चढ़ाव वाली यात्रा बनाई है। इतिहास क्या है, एक प्रकार की यात्रा है और ये यात्रा किसके, अतीत से वर्तमान के मध्य की यात्रा है। अतीत से वर्तमान के मध्य की यात्रा क्या है, ये यात्रा इतिहास। अब आप कह सकते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए कि आपके अनुसार इतिहास एक यात्रा है। तो इतिहास एक यात्रा है, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, अगर इस कपड़े या वस्त्र का इतिहास जानना शुरू करेंगे तो आदिम काल में जब मनुष्य खानाबदोश एवं बर्बर जीवन जीता था तो वो निर्वस्त्र होकर के घूमता था और उसके तन ढकने का जो आधार था वो या तो पत्तों की छाल, या तो पेड़ों के पत्ते, या पेड़ों की छाल, या पशुओं की खाल, वो उसके तन ढकने के लिए होता। इस परिपाटी में जब सुधार करना उसने शुरू किया तो आज हम लोग इस तरीके के वस्त्र पहन रहे हैं। ये वस्त्रों की एक यात्रा है। अगर और पीछे जाएंगे, आप अपने पूर्वजों को ही ले लीजिए, तो वो आपके पूर्वज इस प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। उनके वस्त्रों का रंग अलग होगा, उनके वस्त्रों का प्रकार अलग होगा, उनके वस्त्र अलग तरीके के बने होंगे, अलग चीजों से बने होंगे, ये आपको मिल जाएगा। तो क्या है, इतिहास अतीत से वर्तमान की यात्रा। दूसरी चीज, मैं जैसे एक बात कहूं कि आज मैं शिक्षक के रूप में आपको मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो इतिहास पढ़ाने का जो ये संसाधन है, वर्चुअल संसाधन, कि आप बहुत दूर दराज बैठे और मैं यहां से आपको इस अध्ययन सामग्री को निःशुल्क रूप से आप तक पहुंचा पा रहा हूं, और आप इस सामग्री का उपयोग अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम में और किसी भी समय कर सकते। हो सकता है आपके और मेरे मध्य दूरी हजारों किलोमीटर की हो। इस हजारों किलोमीटर की दूरी का जो तरीका है अध्ययन का, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये वर्चुअल माध्यम जो आया है, वो एक्चुअल माध्यम पे अगर देखेंगे तो आपकी जो क्लास या पाठशाला शुरू होती थी, या आप अपनी फिल्मों में देख लीजिए कि क्या है कि खानकाहों, मठों, मदरसों और गुरुकुलों से शुरू होने वाली शिक्षा आज वर्चुअल माध्यम में आ गई है कि ना तो आपके समक्ष ना कोई किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेरे समक्ष किसी प्रकार के स्टूडेंट है, फिर भी क्या है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ सकते हो और इसका उपयोग किसी भी तरीके के एग्जाम में और कभी भी कर सकते। तो इसका एजुकेशन का अपना एक इतिहास हो गया कि एजुकेशन इस तरीके की स्थिति में कैसे आया, उसका भी एक अपना इतिहास। दूसरी मैं बात कर लेता हूं कि आज जो आपका भोजन है और आदिम काल में जो भोजन था, उन दोनों में डिफरेंस है, उसका भोजन का एक इतिहास है। आप जिस तरीके के आवास में रहते होंगे, आपके पूर्वज उस तरीके के आवासों में नहीं रहते थे। उस आवास बनने की जो एक कड़ी है वो एक यात्रा है, और वो यात्रा उतार चढ़ाव की है। हमने इसलिए इसको बनाया है कि जीवन सीधे सरल रेखा का नहीं है। किसी का भी जीवन सीधा और सरल रेखी नहीं होता। क्या होता है कि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे आप धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे आप क्या कहते हैं कुलीन हो, चाहे कुलहीन हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हैं और विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, और उन उतार चढ़ावों को आप क्या करते हैं, आप अपने अतीत से वर्तमान तक की स्थिति देखेंगे तो आप जहां पर आए हैं, आप अगर बेहतर हैं, आप में अगर रीतियां हैं या आप में कुरीतियां हैं, तो उनके पीछे का एक इतिहास है। और अगर उस कुरीति को, उस बेहतरी को अगर आप बरकरार रखते हैं तो आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए दिखाई देते, समाज में सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देते। आपका परिवार, आपका समाज, आपका गांव, आपका देश आपसे लाभान्वित होता है और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन अगर किसी एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी को आपने शुरू कर लिया, उसके पीछे का एक इतिहास होगा, और उस चीज को शुरू करने के बाद आज आप वर्तमान में क्या है कि गलत चीज में संलिप्त होंगे, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा कि आपके दुर्दिन और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी ये स्थिति क्यों हुई। तो वर्तमान में किसी भी
समाज की, किसी भी जाति की, किसी भी देश की, किसी भी वर्ग की, किसी भी लिंग की जो स्थिति है, उसके पीछे उसका इतिहास अगर देखा जाए, खंगाला जाए, तो उसके पीछे, उसके अतीत में उसकी समस्या के समाधान भी छुपे हैं और उसकी समस्या के कारण भी छुपे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इतिहास क्या है? इतिहास एक प्रकार की यात्रा है जो मेरा विवेक कहता है, मेरी सोच कहती है। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं संपूर्ण सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री होती है। तो सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री हो सकती है। मेरे द्वारा कहा गया सेंटेंस या मेरे द्वारा कही गई बात हो सकता समय के अनुकूल सत्य हो, लेकिन कभी असत्य हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं संपूर्ण सत्य का बखान नहीं कर रहा हूं, मैं एक सत्यांश की बात कर रहा हूं, मैं सत्यांश बोल रहा हूं। उस सत्यांश में यही मेरे विवेक से बनता है कि अतीत से वर्तमान तक की जो यात्रा है यही इतिहास है। यही क्या कहते हैं, यह इतिहास एक प्रकार की यात्रा है अतीत से वर्तमान की। अब क्या है, अब दूसरी अगर बात करें हम लोग कि इतिहास क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें, इतिहास क्यों पढ़ें? तो अगर इतिहास क्यों पढ़ें इसकी चर्चा करें तो इसका भी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें केवल और केवल हम तिथियों का अध्ययन करेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा वाले ही पढ़ेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा वाले नहीं, अगर एक गरीब आदमी भी इतिहास को पढ़े, एक लाचार आदमी भी इतिहास को पढ़े, तो शायद इतिहास से वो अपने जीवन को बदल सकता है, अपने गांव, समाज, देश, परिवार, जात, धर्म, लिंग सब में अमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और उनमें बेहतरी ला सकता है। इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास नहीं पढ़ा जाता कि आप केवल और केवल कोई आगामी परीक्षा पास कर लें। अगर परीक्षा के लिए आपने इतिहास पढ़ा तो आपने इतिहास का वो रसास्वादन नहीं किया, वो आपने मजा नहीं लिया, आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई इतिहास में जो इतिहास के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और आज के शिक्षक, अधिकांश शिक्षक, मैं बहुत सारे शिक्षकों को नहीं कह रहा हूं, जो दोयम दर्जे के या सतही नॉलेज देते, उनकी समस्या क्या है, उन्होंने इतिहास को रटाने की एक परंपरा बना ली है और उस इतिहास को रटाने के कारण हमारे देश के, हमारे लोगों के या गरीबों के, लाचारों की जो संख्या बढ़ी है, भुखमरी का जो हमारा आयाम आया है, जो मंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसके कारण हमारे केवल और केवल इतिहास के अगर गर्त में देखे जाए तो वो काल के गाल में छिपे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो हमें अगर बेहतर समाज, बेहतर देश बनाना है, बेहतर चीजें करनी है, खुद को बेहतर बनाना है, तो इतिहास को समझने की जरूरत है, ना कि इतिहास को रटने की जरूरत है। और मेरी उम्मीद है कि हम और आप इस बात को बाखूबी प्रयास करेंगे कि इतिहास को रटे नहीं, इतिहास को समझे और उससे अपना जीवन बदले। तो अब क्यों पढ़े, तो इससे आप देखेंगे क्यों पढ़े, इसका जवाब मैं दूसरे लहजे में आपको दे देता हूं कि पढ़ी लिखी भाषा में नहीं हम इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास इसलिए पढ़ें। इतिहास इसलिए पढ़े ताकि क्या कर सके, क्यों पढ़े, तो इसका जवाब है अतीत से सीखते हुए। क्या करें, अतीत से सीखते हुए वर्तमान को बेहतर करें। और क्या करें, वर्तमान को बेहतर करें और भविष्य को उज्जवल बनाएं, भविष्य को उज्जवल बनाएं। अब क्यों पढ़े, इसका जवाब है अतीत से सीखते हुए। अतीत से सीखते हुए क्या करें, सीखते हुए वर्तमान को क्या करें, बेहतर करें। क्या करें, बेहतर करें। और क्या करें, भविष्य को, और भविष्य को उज्जवल बनाएं। क्या करें, उज्जवल बनाएं, खुद का बनाएं और अपने आसपास, देश, पड़ोस, समाज, गांव, व्यक्ति, परिवार, सबके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। कैसे, इतिहास अर्थात अतीत को जान करके। इसीलिए हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके विद्वजनों ने, हमारे देश के विद्वजनों ने कहा है कि इतिहास वही लिखते हैं जो अपना इतिहास जानते, वो इतिहास नहीं लिख पाते जो अपना इतिहास नहीं जानते। तो आपको इतिहास को समझने और जानने की जरूरत है कि अतीत से सीखते हुए वर्तमान को बेहतर करें और भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसलिए इतिहास पढ़ते हैं, ना कि इसलिए इतिहास पढ़ते हैं कि पेट पास हो जाए, टेट पास हो जाए, यूपी पीसीएस में पास हो जाए।
अधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, क्योंकि आप पद प्राप्त कर सकते हैं। पद प्राप्त भी करेंगे तो पद छूटेगा भी। आपको आना उसी समाज में रहना है, उसी देश में रहना है, उसी गांव उसी परिवार में रहना है, तो आपको उस समाज को, उस परिवार को, उस देश को इथिकल और नैतिक और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और जितना बेहतर आपका देश काल समाज होगा उतने बेहतर आप भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़े। किस लिए इतिहास को पढ़े? कि अतीत से सीखते हुए वर्तमान को बेहतर करें। वर्तमान को क्या करें? वर्तमान को बेहतर करें और क्या करें? भविष्य को उज्जवल बनाएं। भविष्य को उज्जवल बनाएं या उज्जवल करें, इसलिए इतिहास पढ़ते। अब तीसरा प्रश्न करते हैं कि इतिहास पढ़े कैसे? इतिहास का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो इतिहास के अगर स्रोत की, सोर्स की बात की जाए तो इतिहास के दो प्रकार के अध्ययन के स्रोत होते हैं। इतिहास को कैसे पढ़ें? तो कहा जा सकता है कि इतिहास के अध्ययन के दो स्रोत होते हैं। अध्ययन के स्रोत। तो अध्ययन के स्रोत क्या है? स्रोत आपके अध्ययन के दो प्रकार के होते हैं। एक अध्ययन के स्रोत होते हैं, एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों में अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में हम क्या पढ़ते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों में इनका अनुसंधान होता है, खोज होता है, और उसके पश्चात इनके अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो ये चीजें अध्ययन की जाती। क्या अध्ययन की जाती? मोहरे, मृदभांड, सिक्के, अभिलेख, दानपत्र, ताम्रपत्र और अन्य की बात करें तो मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण, दीवारों पर उत्कीर्ण लेख, दीवारों पर उत्कीर्ण लेख, ईंटों पर लिखे गए लेख तथा अन्य कर लेख। अभी इस पर पूरा एक चैप्टर है, वहां चर्चा करनी है। क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत और भी क्या कह सकते हैं? और भी अगर हम बात करें तो ये हम बात कर सकते हैं भवनों का, स्मारकों का, अन्य। ये अन्य बिंदुओं पर भी हमको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनके माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें, इस पर पूरा एक चैप्टर है स्रोत का, हम उस पर बात करेंगे तो एक एक समझाएंगे। इस पर बहुत ज्यादा बड़ा है कि सबसे पहले अगर देखें कि सबसे पहले इतिहास के अभिलेखी स्रोत के रूप में तो हड़प्पा की मोहरें मिलती। क्या मिलती है? हड़प्पा काल की सबसे पहले मोहरें अभिलेखी साक्ष्य के रूप में। मृदभांड दो तरीके के मिलेंगे, हाथ से बनाए हुए, चाक से बनाए हुए। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन होता है। सिक्कों की बात करें तो सिक्के पहले आहत सिक्के चलते हैं, सोने के, चांदी के, शीशे के, कांसे के, प्रोटीन के, तांबे के, ये विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं। सिक्कों में क्या है? सिक्कों का प्रकार देखेंगे, सिक्कों पर तिथियां अंकित जो है उनके, फिर धातुओं की बात करेंगे, किन किन धातुओं के हैं, कैसी धातुओं के हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, इस पर भी डिबेट करेंगे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो इस पर पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूरी एक क्लास हम करेंगे। अभिलेखों में देखेंगे तो अभिलेखों में अशोक के समय के अभिलेख शुरू होते हैं, तो वहां पर देखिएगा चट्टानों पर लिखे गए लेख जैसे मिलेंगे, पत्थरों पर लिखे गए लेख, धातुओं पर लिखे गए लेख, दानपत्र, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। तो विभिन्न प्रकार के अभिलेखी साक्ष्यों पर जब बात करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर काफी सारी बात करेंगे। जैसे भवनों, स्मारकों आदि की बात करें तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोल देते हैं, क्या कहते हैं, खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। तो खंडहरों को देख करके बता सकते हैं कि हम उसकी इमारत कैसी थी। जैसे आज आप पढ़ रहे होंगे मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, सनौली की विभिन्न तरीके के स्थानों की, राखी गढ़ी के उत्खनन चल रहे हैं, और आज पता चल रहा है कि हिंदुस्तान जितना बड़ा आज की डेट में है,
जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वही कभी सिंधु सभ्यता के काल में 1/3 13 लाख वर्ग किलोमीटर केवल सिंधु सभ्यता का विस्तार था। दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे विस्तृत सभ्यता और एक तरीके से कह दिया जाए हाईटेक सभ्यता थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक, जो आज आधुनिक सुविधाएं, वो सुविधाएं उस काल में सिंधु सभ्यता में हुआ करती थी। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत एक होता है साहित्यिक स्रोत। हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ने के लिए साहित्यिक स्रोतों पर बात करें तो दो तरीके के स्रोत मिलेंगे, दो तरीके के स्रोत मिलेंगे, एक धार्मिक स्रोत और एक धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर। धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी बात करेंगे तो तीन तरीके का धार्मिक साहित्य मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, जैन ग्रंथ मिलेंगे, बौद्ध ग्रंथ मिलेंगे। अगर धर्मेतर साहित्य में बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार के लेखक मिलेंगे, लौकिक साहित्य मिलेगा, देसी लेखक मिलेंगे, विदेशी लेखक मिलेंगे। तो देसी और विदेशी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये इतिहास को पढ़े कैसे? अब सीधी सी बात कह दिया जाए कि इतिहास को आप केवल मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पढ़ लीजिए, तब भी आपका अध्ययन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उस सारगर्भित बात की जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो क्या है और कैसे हम सीखें, कैसे हम जानें कि इतिहास किस तरीके का था, तो इस पर हम जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे इसका आगे की क्लासों में। आज तो हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे पूरा कि इतिहास क्या है, कैसे है और किस तरीके से अध्ययन किया जाए। और प्राचीन भारतीय इतिहास का मैं एक खाका आपको पेश करके बताऊंगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, उसी की बात करेंगे। और अभी तो हमने बात की है कि इतिहास पहले क्या है, इतिहास क्यों पढ़े और इतिहास कैसे पढ़े। तो इतिहास कैसे पढ़े की बात हो गई कि आप पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा यहां पर भी इतिहासकारों की भूमिका महती रहती है। वो चाहे तो किसी चीज को जिस तरीके से चाहते हैं घुमा कर को उसको परिभाषित कर देते हैं। तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे इन स्रोतों के माध्यम से। अब हम लोग बात करें कि इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास की अगर बात करें, भारतीय इतिहास की, तो इतिहास का काल विभाजन जो होता है, ये काल विभाजन के अनुसार दो तरीके से इसका विभाजन होता है। एक इसका काल के आधार पर विभाजन, काल विभाजन कह सकते हैं, काल विभाजन। और एक विभाजन है अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से, सुविधा के अनुसार। अब देखिएगा यहां पर बात कैसे ध्यान रखनी, जो काल विभाजन किया जाता है, काल के आधार पर इतिहास का विभाजन, इसको तीन तरीके से विभाजित किया जाता है। एक क्या कहते हैं, एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और एक क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। एक को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। यह काल के आधार पर विभाजन होता है। अब यह काल के आधार पर जो विभाजन किया गया है, इसकी स्थिति देखेंगे, यह प्रारंभ से 3000 बीसी तक माना जाता है। 3000 बीसी तक माना जाता है। 3000 बीसी से 600 बीसी तक क्या मानते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और 600 बीसी से वर्तमान कह सकते हैं या 1947 तक का जो आपका अध्ययन कराया जाता है उसको क्या कह सकते हैं? ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। अब ये जो विभाजन है ये किस आधार पर किया गया? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दो शब्दों से बना है, प्राक और ऐतिहासिक। क्या बना है? ये दो शब्दों से बना है, प्राक प्लस ऐतिहासिक। किससे बना है? प्राक प्लस ऐतिहासिक। अब ये जो दो शब्द हैं, ऐतिहासिक शब्द और प्राक शब्द, प्राक का मतलब होता है प्री या पहला, इसको कहते हैं प्री हिस्टोरी। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरी। इसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरी और इसको हिस्टोरिक काल। अब क्या है, ये प्री हिस्टोरिक एरा में देखेंगे या इस काल में देखेंगे 3000 बीसी में। तो इस काल में जब अध्ययन करेंगे तो इस काल का मनुष्य खानाबदोश एवं बार जीवन जीता था, या ज्यादातर आप कह सकते हो असभ्य। यहां पर समाज कैसा था? असभ्य था। और इसके बाद समाज कैसा बना? सभ्य। तो यहां पर जो आप अध्ययन करेंगे वो पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? पाषाण काल का अध्ययन, स्टोन एज या प्रस्तर एज। और पाषाण काल के अंतर्गत क्या करेंगे? पाषाण काल के अंतर्गत भी आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
उसके बाद अगर चर्चा करें इसके बाद का क्या काल आता है, तो इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप दो सभ्यताएं पढ़ते। कौन कौन सी? एक इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसका मतलब मनुष्य इस काल में सभ्यता की ओर अग्रसर हो चुका था, अर्थात समाज सभ्यता के पैमाने पर आ चुका था। फिर आप अगर देखेंगे 600 बीसी में वैदिक काल के बाद का जो इतिहास पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहां से पढ़ेंगे आप? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध के काल से लेकर के युद्ध तक आएंगे, अर्थात 1947 तक का अध्ययन ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कहते हैं। अब क्या है इसका मीनिंग, ये क्यों डिफाइन किया गया? प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो यहां पर एक संक्षिप्त बात जान लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का मनुष्य खानाबदोश एवं बर्बर जीवन जीता था और पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो वो ऐतिहासिक काल, उस काल की बात करते हैं जिस काल का मनुष्य क्या कर दिया था? पढ़ना लिखना तो जान गया था। सिंधु सभ्यता में लिपि मिलती है लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। वैदिक काल में आपको मिलता है कि वैदिक काल के लोग संस्कृत या ऋग्वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत बोलते थे, लेकिन वैदिक संस्कृत उसको लिखे पढ़े जाने का नहीं, अर्थात वेदों को जो ट्रांसफर किया जाता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वेदों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है श्रुति। क्या प्रयोग होता है? श्रुति। तो वो श्रुति जो शब्द प्रयोग होता है, श्रुति का मतलब सुन करके या उच्चारित किया जाने वाला, यही प्रश्न बनाया गया। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति, अर्थात श्रवण ज्ञान। एक पीढ़ी अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को सुना करके ट्रांसफर करती थी, उसे एक दूसरी पीढ़ी में अछूड़ बनाए रखने का काम करती थी। ये वैदिक काल। क्योंकि लिखने पढ़ने के संसाधन उतने ज्यादा थे नहीं। अब आगे चलते हैं। ऐतिहासिक काल का अध्ययन उस काल के रूप में करते हैं जब हमारे पास, अब यहां पर अगर दो बातें करें तो इस काल का अध्ययन भी हम किससे करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, जो 2 मिनट पहले पढ़ा गया। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस काल का अध्ययन कैसे करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। और साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों का हम बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाए। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल की जब बात करेंगे तो इस काल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम ऐतिहासिक काल का जब अध्ययन करेंगे तो इस तरीके। अब अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। ये आप देखेंगे तो ये सीधे सीधे ये प्रश्न ही पूछा गया कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के रूप में भारतीय इतिहास को क्यों बांटा गया है। तो वहां पर आपका वाजिब जवाब हो सकता है, वाजिब जवाब क्या हो सकता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इसे बांटा गया। और अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक इतिहास। यहां पर मध्यकालीन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या इसके लिए तिथियां दी गई, क्या विभाजन किया गया? यहां पर देखेंगे तो ये प्रारंभ से कुछ बता देंगे, सिंधु सभ्यता से प्रारंभ मान लें या प्रारंभ से मान लें पूरा पाषाण काल से, तो आप 712 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? 712 एडी तक। 712 एडी तक पढ़ेंगे। तो ये 712 एडी तक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक, कब तक? 1707 तक के काल को मध्यकाल माना जाता है। प्रारंभ से लेकर के 712 तक एडी तक के काल को क्या माना जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास। 712 एडी से 1707 तक के काल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास और 1707 से 1947 तक के काल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो ये जो विभाजन किया गया है वो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया है। ऐसा कोई विभाजन ऐतिहासिक विभाजन नहीं। अब आज हम लोग बात करें अगर, तो आज हम लोग केवल और केवल ये बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत किन किन अध्यायों का अध्ययन करना होता है, कौन कौन से राजा, कौन कौन से महाराजा, किन किन बिंदुओं का, किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसी की चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आगे चल करके जब हम मेडुअल हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, तब उसका खाका पेश कर देंगे पहले ही, और जब आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो उसका खाका पहले पेश कर देंगे। तो यहां पर आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। मुझे उम्मीद है कि खाके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा या लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले जब प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे
करेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल या प्रस्तर काल या स्टोन एज, और उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आप अध्ययन करेंगे धातु काल का। और धातुओं में प्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा। प्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तांबा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास पर क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल। अब इस पाषाण काल का अगर विभाजन किया जाए तो क्या क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल को 3 बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब इस पर भी अगर देखेंगे और इसका विभाजन किया जाता है। इसका अध्ययन करने के लिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या करते हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, पुरा यहां पर मध्य है केवल, यहां पर पुरा, यहां पर निम्न पुरापाषाण काल। पुरा मतलब प्राचीन होता है, पुरा मतलब ये क्या होता है? ये इसका तात्पर्य होता है प्राचीन। आप आगे चल करके पढ़ेंगे पुराण। पुराण तो कमेंट करके हमें बताइएगा पुराण का अर्थ क्या होता है। जब पुरा का मतलब क्या होता है? पुरा का मतलब क्या मिल गया? प्राचीन। तो ना का मतलब क्या है? तो आप बताइएगा इसका खोज करके पुराण का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यहां पर क्या है? पुराधन, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और इसको क्या कहते हैं? उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। ये तो ये 3 विभाजन इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे और इनमें बिंदुवार अध्ययन किया जाएगा। मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल की बात करेंगे और उसके बाद नवपाषाण काल की बात। तो ये 3 विभाजन आप पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगर दूसरे चैप्टर पे देखें आप, दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में? तो धातु काल हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु काल। और धातु काल के अंतर्गत अगर देखा जाए कि हम लोग क्या अध्ययन करेंगे तो धातु काल के अंदर पहले क्या करेंगे? ताम्रयुग का अध्ययन करेंगे। किसका? ताम्रयुग का। ताम्रयुग का अध्ययन करेंगे और तांबे और टिन को मिलाकर के धातु बनाई गई जिसको क्या कहते हैं? कांसा। तो क्या पढ़ेंगे? कांस्य युग की अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कांस्य युग का। और फिर इसके बाद देखें तो किसका अध्ययन करेंगे? लौह युग का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लौह युग का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखें नवपाषाण काल के बाद क्या होता है? मनुष्य का जीवन यहां स्थायी होने लगा और स्थायी जीवन के पश्चात भारत में सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें से हम 2 प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? धातु काल के अंतर्गत ताम्रयुग, कांस्य युग और लौह युग का। अब अगर दूसरी बात करें तो इसके बाद किसका अध्ययन किया जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल के बाद धातु काल और धातु काल के पश्चात अगर देखें तो तीसरे टॉपिक में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तीसरे बिंदु पर हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का। यह सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही। इसके काल, इसके समाज, इसकी अवधि, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न पहलुओं पर जब अध्ययन करेंगे, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तब आपको बताएंगे कहां पर क्या चीजें पढ़नी। इसके बाद अगर बात करें चौथे बिंदु पर, तो चौथे बिंदु पर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? वैदिक युग का। किसका? वैदिक युग का या वैदिक युग का या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को एक नाम और दिया जाता है, आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस वैदिक काल के बाद अगर देखेंगे तो 5वें बिंदु पर हम लोग 3 चीजों का पैरेलल अध्ययन करेंगे। एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय। किसका? 16 महाजनपदों का उदय। जनपदों का उदय किसका पढ़ेंगे? 16 महाजनपदों का उदय। तो ये 16 महाजनपद कहां पर है? अधिकांश महाजनपद उत्तर भारत में। दूसरी अगर बात करें तो इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। अगला बिंदु पर अगर हम बात करें तो क्या है? धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे। संपूर्ण उत्तर भारत में लगभग कितने धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो धार्मिक आंदोलन होते हैं। और धार्मिक आंदोलनों पर अगर चर्चा करें तो धार्मिक आंदोलन होते हैं लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में 62 धर्मों का उदय हुआ। और उन 62 धर्मों में हम अध्ययन करेंगे 2 का, एक बौद्ध का और एक जैन का। किसका अध्ययन करेंगे? एक बौद्ध धर्म का और एक जैन धर्म का। ये 2 प्रमुख धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
ये दो धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको अगर देखेंगे तो कुछ इतिहासकार या कुछ डिफाइन करने वाले लोग इन्हें नास्तिक धर्म कहते हैं, क्योंकि नास्तिक आंदोलन मतलब एक तरीके से वेदों में आस्था इन लोगों ने नहीं दिखाई, तो इनको नास्तिक आंदोलन कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण धर्म के विरोध में ये उत्पन्न हुए धर्म, अधिकांश धर्म थे धार्मिक आंदोलन या पुनर्जागरण का काल जैसा कहते। तो क्या है कि ये वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म के विरोध में उत्पन्न हुए बौद्ध और जैन धर्म थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म इस समय आडंबरों से और कुरीतियों से क्या हो गया था, परिपूर्ण होने की ओर आ चुका था, अर्थात एक तरीके से समाज को षडांध करने की स्थिति पहुंचा दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ, जिन्होंने समाज को ज्यादा से ज्यादा एथिकल बनाने का प्रयास किया और उनकी कुरीतियों और आडंबरों का खंडन किया। आगे चल करके अगर हम लोग देखें महाजनपदों के उदय के बाद, तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का उदय होता है, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मगध का उत्कर्ष। इस मगध के उत्कर्ष पर अगर विचार करें तो मगध पर 4 वंश शासन करते हैं। 4 वंश शासन करेंगे। कौन कौन से? बृहदत्त, हर्यक, इस पे खासकर आपको ज्यादातर यहां से हर्यक, नाग और नंद, ये 3 वंश प्रमुख रूप से आपको अध्ययन करने को मिलेंगे, नाग और नंद वंश। अब यहां पर देखेंगे नंद वंश वो वंश है जिसका राजा पहला चक्रवर्ती सम्राट होता है, और चक्रवर्ती सम्राट नंद के समय ही विदेशी आक्रमणकारी 2 विदेशी शक्तियां आक्रमण करती हैं, एक ईरानी और एक यूनानी। अधिकांशतः आपको जो चर्चा में मिलता है यूनानी आक्रमण का मिलता है, लेकिन ईरानी और यूनानी 2 आक्रमणकारी, 2 आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं। विदेशी आक्रमण होते हैं, उसमें से आप देखेंगे तो विदेशी आक्रमण कौन कौन से होते हैं। तो विदेशी आक्रमणों पर अगर देखें तो 2 आक्रांता भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन कौन से? एक ईरानी शक्ति। अगला बिंदु देखेंगे अगर 8 नंबर पर हम लोग देखें तो विदेशी आक्रांता। विदेशी आक्रांता और विदेशी आक्रांता में कौन से आते हैं? इन आक्रांताओं में 2 आक्रांता है, एक है ईरानी और दूसरे है यूनानी। एक ईरानी और दूसरे यूनानी, एक ईरानी और दूसरे यूनानी। अब ईरानी और यूनानियों में देखें तो यूनानियों में एक शासक आता है जिसका नाम है क्या है? मेसिडोनिया का शासक। किसका? मेसिडोनिया का शासक। मेसिडोनिया का शासक, डोनिया, मेसिडोनिया का शासक है ये। मेसिडोनिया का शासक क्या है? मेसिडोनिया का शासक कौन है? मेसिडोनिया का शासक फिलिप का पुत्र। ये किसका है? फिलिप का पुत्र है सिकंदर। किसका आक्रमण है? सिकंदर। ये 19 माह तक भारत में रहता है और इसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था, लेकिन सिकंदर की हिम्मत कहां तक थी? व्यास नदी तक आया और व्यास नदी से वापस लौट गया। मतलब ये पंजाब के एरिया पर ही रहा और पंजाब के एरिया से वो वापस चले जाते। क्यों? क्योंकि वरना नंद इन्हें सिकंदर को बंदर बना देते। सिकंदर को क्या बना देते? बंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, उससे ज्यादा शक्ति किसके पास थी? नंदों के पास थी। और नंद वंश का साम्राज्य जिसे क्या कहा जाता? सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, अर्थात उस समय के अपने समकालीन सभी शासकों को पराजित करने वाला एक शासक था, जिसे नंद वंश का शासक घनानंद, महापद्म नंद है और उसका लड़का जो है घनानंद। तो उस समय नंदों का शासन था और नंदों के पास एक बड़ी सेना थी और वो सेना मजबूत थी। तो सिकंदर आया नहीं, वरना सिकंदर बंदर बन के जाता, सिकंदर जीत के न जाता। तो सिकंदर कहने के लिए है उसने भारत को कभी नहीं जीता, वो भारत से वापस चला गया। और क्या है? विभिन्न प्रकार के बहाने बताएंगे। उसको घर की याद आने लगी, दवाइयां खत्म हो गई थी, ये खत्म हो गया था, वो बहुत सारी बहानेबाजी उसके पक्ष में इतिहासकार, जो विदेशी इतिहासकार होंगे, जो उसके समर्थक है, साम्राज्यवादी लेखक, वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है ना। लेकिन अब वहां पर देखेंगे तो स्थितियां कुछ और है। तो सिकंदर का आक्रमण होता है नंदवंश के शासनकाल में। अब इसके बाद अगर देखें किसका अध्ययन किया जाए तो इसके बाद ईरानी और यूनानी आक्रांता आते हैं, और ईरानी और यूनानी आक्रांताओं के पश्चात भारत पर शासन किसका होता है? नंद वंश को समाप्त करके एक नया वंश आता है जिसका नाम है मौर्य वंश। क्या आता है? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश का शासन आता है तो इसमें से आप 3 शासकों को प्रमुखता से पढ़ेंगे। उस पर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ए का बाप बी, और बी का बाप सी। क्या पढ़ सकते हैं? ए का बाप बी, बी का बाप सी। ए का मतलब
अशोक। और अशोक का पिता कौन है? अशोक का पिता है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। और बिंदुसार का पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कह सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार और अशोक, ये तीन शासक हैं। इनके शासनकाल में शासन सत्ता बढ़ती है और मौर्य वंश का पूरे हिंदुस्तान पर, जिसको अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत का मतलब इनका बॉर्डर शुरू होता है ईरान से लेकर के बंगाल तक, और या फिर कह सकते हैं जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी, अफगानिस्तान के बॉर्डर से कन्याकुमारी तक इनका शासन था। अर्थात एक मौर्य वंश है, जिस मौर्य वंश के विषय में देखेंगे। बताया जाता है, रोमिला थापर जी ने लिखा, भारत की पहली केंद्रीय शासन सत्ता कौन सी है? मौर्य वंश। तो इस मौर्य वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके बाद भी इसके शासक आते हैं, लेकिन वो निर्बल शासक है, उनके शासनकाल में शासन सत्ता का पतन होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, अगले टॉपिक पर पहुंचे तो क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल को हम इधर से शुरू कर लेते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, धार्मिक आंदोलन और मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? मगध के उत्कर्ष में ये वंश पढ़ेंगे, हर्यक नाग नंद। और हर्यक नाग नंद के समय विदेशी आक्रांता। विदेशी आक्रांताओं के जाने के पश्चात भारत में नंद वंश को समाप्त करके एक वंश की स्थापना हुई, जिसे क्या कहते हैं? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में फिर देखिएगा, मौर्योत्तर काल में जब केंद्रीय शासन सत्ता नहीं रहती या ताकतवर शासन सत्ता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था, और सेल्यूकस निकेटर को ये नतीजा मिला था कि सेल्यूकस निकेटर को अपनी लड़की भी देनी पड़ी, दहेज भी देना पड़ा और शादी भी करनी पड़ी। तो दोबारा आप जान गए कि भारत में आक्रमण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में अगर आक्रमण करेंगे तो बेटी भी देनी पड़ेगी, धन भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगा। तो भारत पर विदेशियों ने आक्रमण करना बंद रखा। लेकिन फिर उसके पश्चात जब भारत में शासन सत्ता कमजोर हो गई, तब क्या हुआ? फिर से भारत में एक लगातार विदेशियों ने आक्रमण किया। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में देखेंगे, मौर्योत्तर काल में आपको दो तरीके के शासक मिलेंगे, एक देशी और एक विदेशी शासक। देशी शासक और विदेशी शासक। देशी वंशों में क्या है? और ये विदेशी आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, और आक्रांताओं के भी भारत में वंश। तो देशी में पहले आता है शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश, फिर उसके बाद आता है सातवाहन वंश, और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे वाकाटक वंश। 4 वंशों का क्रम पूछा जाता है, और ये 4 वंश आप क्रमशः पढ़ेंगे, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन और वाकाटक। विदेशी शक्तियों की अगर बात करें तो यहां पर आप पढ़ेंगे हिंद यवन, शक पढ़ेंगे, आप पहलव पढ़ेंगे और कुषाणों की बात पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? कुषाण। कौन से साण? कुषाण। तो यहां पर इन साणों के बाद जो शासन सत्ता शुरू होती है, किसने शुरू किया? इनके सामंत थे। कौन थे सामंत? सामंत इनके थे गुप्त। कौन थे? गुप्त। अब गुप्त वंश की शासन सत्ता कुषाण वंश के सामंतों ने स्थापित की थी। तो अगला वंश पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? तो अगले वंश के रूप में पढ़ेंगे गुप्त वंश। और गुप्त वंश के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इन शासकों का अध्ययन किया जाएगा। क्या करेंगे आप? गुप्त वंश के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? तो गुप्त वंश के अंतर्गत देखेंगे गुप्त वंश, और गुप्त वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे पहला शासक इसका है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का लड़का है घटोत्कच। घटोत्कच का लड़का पढ़ेंगे अगर तो आप, घटोत्कच के बाद इसका पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का है, और समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का रहता है। कौन रहता है? रामगुप्त। रामगुप्त। और रामगुप्त का छोटा भाई कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका छोटा लड़का है, इसका छोटा भाई है, और इसका लड़का बड़ा कुमारगुप्त है, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा साम्राज्य को विस्तार दिया तो समुद्रगुप्त ने, और उसको एवी स्मिथ महोदय ने क्या कहा? भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। उसकी तुलना नेपोलियन से की, क्योंकि भारत के बड़े भूभाग और भारत के बाहर भी अपनी विजय पताका फहराई किसने? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद रामगुप्त आता है। रामगुप्त के और चंद्रगुप्त के शासनकाल की कहानी जयशंकर प्रसाद के नाटक धूस्वामिनी में भी बताई गई। अब देखेंगे रामगुप्त एक निर्बल शासक था, कायर शासक था, और इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय
एक अच्छा शासक आता है। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, गोल्डन एज किसे कहते हैं, गुप्त काल को। गुप्त काल की गोल्डन एज किसे कहेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, गुप्त वंश को कहते हैं। तो आप गुप्त वंश में ये पढ़ेंगे। अब क्या होता है, गुप्त शासन के पश्चात फिर विदेशी आक्रांत आते हैं और धीरे धीरे इसका मतलब हिंदुस्तान की शासन सत्ता में एक तरफ हमको ये देखने को मिलता है क्षेत्रीकरण। क्षेत्रीकरण के मतलब क्या है, आपसी संघर्ष का नतीजा ये होता है कि आपसी संघर्ष के कारण विदेशी शक्तियां फिर से प्रभावी होती हैं। और उन विदेशी शक्तियों के प्रभाव को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत में फिर से हूणों का आक्रमण शुरू हो जाता है। हूणों का, गुर्जरों का ये आक्रमण शुरू हो जाते हैं। और उन आक्रमणों के कारण हिंदुस्तान फिर से धीरे धीरे क्या होता है, एक तरीके से कमजोर पड़ता दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये भारत की स्थिति क्या है। ये अगर देखें स्थिति, तो भारत की स्थिति में क्या आएगा, ये यहां पर स्थिति ऐसी है। ये अब यहां पर देखेंगे तो संपूर्ण उत्तर भारत आपको क्या नजर आता है, संपूर्ण उत्तर भारत यहां पर फिर से एक बार विदेशी शासन सत्ताओं के हाथ में। और उसका नतीजा होता है कि जब आप गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत ये आप शक्तियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी शक्तियां पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में, तो जम्मू कश्मीर के इलाके में 3 शासन शक्तियां। जम्मू कश्मीर के इलाके में, जम्मू कश्मीर में शासन सत्ता करने वाले 3 वंशों का नाम पढ़ेंगे। ये 3 वंश है आपको मिलेंगे, उत्पल वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश और लोहार वंश ये आप यहां पर पढ़ेंगे। कहां पर, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर। थानेश्वर हरियाणा की अगर बात करें, थानेश्वर हरियाणा की, थानेश्वर की बात, तो थानेश्वर में एक वंश आता है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, भूति वंश। और इसके बाद अगर यहां पर देखें तो इसी के शासनकाल में कन्नौज में एक मौखरी वंश रहता है। कौन सा, कन्नौज में, कन्नौज में आप पढ़ेंगे, कन्नौज में कौन सा वंश पढ़ेंगे, मौखरी वंश, मौखरी वंश, मौखरी वंश। अब उसके बाद अगर देखें तो यहां पर बंगाल में अगर देखेंगे तो बंगाल में इस समय एक वंश रहता है। बंगाल में, बंगाल में उस समय ममता बनर्जी का शासन नहीं था, उस समय गौड़ वंश का शासन था, गौड़ वंश का शासन था। और गौड़ वंश के बाद देखेंगे तो यहां बंगाल में पाल वंश का शासन हुआ। और पाल वंश के बाद अगर देखेंगे तो यहां पर सेन वंश का शासन हुआ। और सेन वंश के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंगाल को समाहित कर लिया गया। यहां गुर्जर, गुजरात में देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार शासक देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। और अगर महाराष्ट्र के इलाके में हम लोग पढ़े, ये महाराष्ट्र के इलाके में, तो यहां पर एक वंश का शासन था राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट वंश का। और राष्ट्रकूट वंश के अलावा अगर कर्नाटक के या दक्कन के क्षेत्र में चले जाएं, इस एरिया में कर्नाटक के या दक्कन के क्षेत्र में पढ़ें तो कर्नाटक में एक वंश पढ़ेंगे चालुक्य वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे, चालुक्य। और चालुक्यों में 3 चालुक्य पढ़ेंगे। चालुक्य 3 जगह शासन करते हैं। पहले एक शासन कल्याणी का है, एक शासन वादामी या वातापी का है, और एक आंध्र प्रदेश में भी ये शासन करते हैं जब इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, वेंगी के चालुक्य। तो क्या कहेंगे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में केरला में एक वंश पहले था जिसका नाम था चेर वंश। अगर मदुरै में देखें तो मदुरै में एक वंश था पांड्य वंश। और उसके बाद अगर बात करें यहां पर तमिलनाडु की, तो यहां पर कांचीपुरम पड़ता है। कांची में चोल पढ़ते, और चोलों के पहले पढ़ते हैं कांची में पल्लव वंश। और पल्लव वंश को की समाप्ति के बाद एक वंश पढ़ेंगे हम लोग, चोल वंश। और पहले भी यहां पर कांची में चोलों का शासन था। और जब चोलों का शासन था तो इसी चोल चेर पांड्य को क्या कहते थे, चोल चेर पांड्य को एक संगम युग के नाम से भी जाना जाता है, संगम युग के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस तरीके से और इधर पढ़े उड़ीसा में तो गजपति वंश का नाम आता है, गजपति,
गजपति वंश का शासक। और अगर यहां देखें तो मालवा के परमार भी शासक मिलेंगे, वो पूर्व मध्यकाल में मिलेंगे। तो आप जब हिंदुस्तान पूर्वोत्तर गुप्तोत्तर काल में आता है, कब आता है? गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल का मतलब आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जब पढ़ते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 12 तक पढ़ेंगे। तो 12 तक हिंदुस्तान में कोई केंद्रीय शासन सत्ता नहीं रहती है। केंद्रीय शासन सत्ता पुनः फिर स्थापित हो जाती है जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत यह आप अध्ययन करेंगे कि जैसे गुप्तोत्तर काल आता है तो जम्मू कश्मीर में 3 वंश पढ़ेंगे, उत्पल वंश, कारकोट और लोहार वंश। थानेश्वर में एक वंश पढ़ेंगे, पुष्यभूति। इसी पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन है जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। 16 वर्ष की आयु में शासन सत्ता पर बैठा। इसकी बहन थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज में हुआ था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब गुप्तोत्तर काल में चलेंगे। तो कन्नौज का शासक पहले गृहवर्मा था। बंगाल का एक गौड़ नरेश शशांक रहता है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गुर्जर प्रतिहार ये भी विदेशों से हूणों की तरह आई हुई शक्ति है और गुर्जर प्रतिहारों ने गुजरात में शासन किया था। और ये गुर्जर प्रतिहार पाल, बंगाल के पाल और राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, ये 3 शक्तियों ने कन्नौज के लिए संघर्ष किया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वही स्थिति हो जाती है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में अगर केंद्रीय के शासन सत्ता की बात करें तो पहले सबसे ज्यादा गौरवान्वित एक स्थान का नाम मिला था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र आज का आधुनिक पटना है। और इस पाटलिपुत्र से जो साम्राज्यवादी शासन शुरू हुआ था मगध से लेकर के आगे बढ़ता हुआ मौर्यों तक, वो आगे चल करके कन्नौज में हर्षवर्धन के समय इसका स्थान जो है सेंटर बन गया था कन्नौज। कौन सा? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और कन्नौज के पश्चात फिर आगे चल करके देखेंगे तो दिल्ली हिंदुस्तान का केंद्र बन गई और तब से दिल्ली आज तक है। तो अधिकांश देखा होगा नेताओं को अब जीता है, दिल्ली की बारी है, दिल्ली की ओर ही मुंह करने का उत्तरोत्तर प्रयास करते रहते। ये दिल्ली सेंटर बना मध्यकाल में, सबसे पहले इसे बसाया तोमरों ने और उसके बाद तो कन्नौज जब सेंटर बना तो कन्नौज के लिए 3 शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ। कन्नौज के लिए KPPR, इसको ध्यान रखेंगे। तो 200 वर्षों तक युद्ध चला और 200 वर्षों तक इस युद्ध कन्नौज के लिए पहली बार प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो कन्नौज के लिए संघर्ष उत्तरोत्तर करती हैं और 200 वर्षों तक इनका युद्ध चलता है। गुर्जर प्रतिहारों ने शुरू किया था और गुर्जर प्रतिहारों ने इसे जीत लिया। तो आप प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे यहां तक के बिंदुवार चीजों का। तो आज तक की क्लास के लिए धन्यवाद।